बैठे जहां पे अमिताभ जी बैठते थे। आजकल अमिताभ जी का स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं है। अमिताभ जी की कुर्सी पर चूंकि राजीव त्यागी बैठे हैं, इसीलिए इस कुर्सी की दिक्कत है। जो इस कुर्सी पर बैठता है वो अपनी बातों को बहुत जोर से और बहुत तर्कपूर्ण तरीके से बोलने का असर उसके ऊपर आ जाता है। अमिताभ जी के पास हमेशा से तथ्य अकाट्य रहते हैं, लेकिन राजीव भाई के पास जो जानकारी जो उन्होंने अभी मुखरित की वो उतनी पुख्ता नहीं है। तो मेरे भाई हैं, मैं फॉर्म उनको दूंगा, पहले आपको दिखाऊंगा फिर उनको दूंगा। एक ब्रेक ले रहा तो लौट के आ रहे हैं। बीएचपी के दिल में बसे राम, टीपू की गोद में बैठा है शैतान, मदनी बोले नहीं डरेगा मुसलमान, चुनाव की हट से मचा महान, राम शैतान और। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। और खर्चा? अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। आज ली क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो, किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा दिल में है दुनिया। बीएचपी के दिल में बसे राम, टीपू की गोद में बैठा है शैतान, मदनी बोले नहीं डरेगा मुसलमान, चुनाव की हट से मचा महान, राम शैतान और मुसलमान। जी, तो चर्चा हमने जिस जगह से छोड़ी थी उस जगह से और आगे लेकर जाऊंगा। सारे मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ भाई विनोद भटवाल साहब भी जुड़ गए हैं। आप समाजवादी पार्टी के उत्तराखंड का प्रभार आपके मजबूत कांधों पर है। हमने बाबा रामदेव के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपको बुलाया था, लेकिन चूंकि ये वाला मुद्दा इतना फैल गया है कि इस मुद्दे को समेटने के लिए हमको बाबा रामदेव वाले मुद्दे को आगे शिफ्ट करना पड़ रहा है। भाई विनोद भटवाल साहब, हम ब्रेक से पहले तमाम तरह की यहां वहां की गलियों से गुजर चुके हैं जी। 5 पन्नों का कांग्रेस का जो ये संभावित उम्मीदवार सूचना प्रपत्र मेरे हाथ में है, इसको राजीव त्यागी जी ने सिरे से खारिज किया। हमारे भाई हैं, मैं चाहता नहीं था इसको दिखाना, लेकिन चूंकि मेरे हाथ में है तो मैं दिखाने के लिए मजबूर हूं। हाँ, व्यक्तिगत तौर पे मैं सम्मान करता हूं, राजीव त्यागी जी हमारे भाई हैं, लेकिन गलत तथ्य समाचार प्लस पर कभी भी बर्दाश्त नहीं होने चाहिए। चूंकि मेरी जो लॉयल्टी है वो मेरे 20 करोड़ दर्शकों के साथ पहले है। आऊंगा, इस मुद्दे पर आऊंगा, ये फॉर्म दिखाऊंगा, लेकिन पहले भाई विनोद भटवाल साहब, जो चर्चा हो रही है वो चर्चा ये हो रही है कि महमूद मदनी साहब ने ये कहा
कि मोदी का डर दिखाकर कांग्रेस मुसलमानों को धोखा देकर अपने वोट हथिया लेना चाहती है जी। इस मुद्दे पर तमाम तरह की बातचीत हो चुकी। विश्व हिंदू परिषद, भाजपा, कांग्रेस, आपके सपा के एक और मित्र बैठे हैं, आपके ठीक नीचे बैठे हैं असीम वकार साहब खिड़की में। आपका इसमें पहले मैं रिएक्शन ले लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। जी हाँ जी। देखो ऐसा है कि मोदी जी के मसले पे जहां तक समाजवादी पार्टी का अपना सोचना है, हमको तो कोई डर नहीं है मोदी साहब से, क्योंकि समाजवादी पार्टी नीति और कार्यक्रमों की पार्टी है और समाजवादी पार्टी कभी सांप्रदायिक शक्तियों से ना आगे कभी झुकी है ना झुकती है। अपने नीतियों से, अपने संघर्षों से इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एक विशिष्ट उसकी स्थान है, उसको कोई ले नहीं सकता, चाहे मोदी जी आए, चाहे मोदी जी की मौलाना कारी मुस्तफा का मोदी जी के जैसा विनोद भाई का भी ज्ञान बढ़ाइए। विनोद जी तो जानते हैं कि अभी मुजफ्फरनगर और शामली में क्या हुआ है। हाँ। आपकी सरकार ने क्या किया है। हाँ। आप कहने हैं कि नीतियों से ताल्लुक रखते हैं, क्या नीति यही रखते हो क्या? अशोक सिंघल जी से मुलाकात करने के बाद 3 घंटे तक माननीय मुलायम सिंह यादव जी और हमारे अखिलेश जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं वो पहले मीटिंग करते हैं, बाहर आकर कहते हैं कि हम इजाजत देंगे परिक्रमा यात्रा निकालने की, और उसके बाद उनको मना कर देते हैं, और फिर जो है पूरी एक प्लानिंग तय करने के बाद मुजफ्फरनगर और शामली को आग के शोलों में जो है खड़ा कर देते हैं। पूरे वहां मासूम बच्चों का कत्लेआम हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? वहां की औरतों के साथ जिना बिल जब्र हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? वहां के मवेशी को जलाया गया, उसका जिम्मेदार कौन है? विनोद जी को मालूम नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं और उनके नेताओं का क्या क्या रूल सामने आ रहा है? विनोद भाई, मैं अतुल भाई यहाँ पे जवाब देना चाहता हूँ कारी साहब को, इजाजत है? कुछ रोल नहीं आ रहा है सामने। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप ये जो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में वो मिलने आए थे, एक मुख्यमंत्री से कोई मिल ही नहीं सकता है। बिल्कुल मिलने आए थे, सब जानते हैं, लेकिन जिस तरह से ये मुलाकात हुई है सारी दुनिया जानती है कि बाबरी मस्जिद के फसाद से पहले एडवाणी से मुलाकात करने वाले यादव जी, आप तो चाहते हो कि आंख में पटे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी मुलाकात की थी बाबरी मस्जिद के फसाद से पहले, और उसके बाद क्या क्या कारनामे अंजाम देंगे उसका भी आपको मालूम है, और पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है। बाबरी मस्जिद आपकी पार्टी के काले कारनामे सबके सामने आ रहे हैं। सरकार तो चल रही है, सरकार चलाना भी नहीं जानते आपके मुख्यमंत्री, पता नहीं कि सरकार कैसे चलनी चाहिए। कोई असीम बकर रिस्पॉन्ड कीजिए, विनोद बटवाल का साथ दीजिए, अकेले पड़ रहे हैं आप जनता का शांत करा दी। तो मैं विनोद जी, अगर आपकी सरकार चलती तो फिर महापंचायतें ना होती, आपकी सरकार चलती तो जिला मुजफ्फरनगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये ना कहते कि हम पंचायतों को नहीं रोक सकते। अरे महापंचायतें चलती रहती है, कुछ नहीं होता। एक एफआईआर से 44 लगी हुई है, आपके बोनस शुरू कीजिए वरना आपका नंबर नहीं आएगा। कि जो आप कहेंगे बोलने की बात कर रहा हूँ, मुजफ्फरनगर में पार्टी की सरकार ने जो इतने कम समय में आप जो बात कर रहे हैं बड़ी चीज, जो लोग ऐसे कुछ लोग हैं और अशोक आग लगाना चाहते हैं और वो लोग आग लगाना चाहते हैं, उन लोगों को समाजवादी पार्टी साहब बस 1 मिनट जी, आसिम बताया। देखिए कारी साहब, आप शायद पेपर पढ़ते होंगे, जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, जिस तरह के हथियार बरामद हुए हैं, वहां आईबी ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि जो हथियार इस्तेमाल हुए हैं वो मध्य प्रदेश से आए थे। आपने पढ़ा होगा अतुल भाई, आपको भी पता होगा, पेपर में था, मैंने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश से हथियार। मैंने नहीं पढ़ा था, मैं दिन में 20 अखबार पढ़ता हूँ इंग्लिश मिला के, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा। अतुल जी 1 मिनट, अगर मध्य प्रदेश से आपका असीम जी का कहना यह है, सपा नेताजी का, कि मध्य प्रदेश से बाहर से हथियार आए हैं या दूसरे प्रदेशों से हथियार आए हैं, तो क्या आपकी सरकार की नाकामी नहीं है इसमें? आपकी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही है? आपकी पुलिस क्या कर रही है? देखिए एक बात, बैठे हुए नहीं, कोई नाकामी नहीं है। हमने कार्रवाई बाहर से कार्रवाई है, बाहर से एक नेता कम समय पर पूरे कह रहे हैं कि बाहर से हथियार आ रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं कि हमारी कोई काम जो अखिलेश सरकार ने किया है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए अखिलेश जी जो मुसलमानों की बात छोड़ दीजिए, उनसे कहिए कि वो इंसानियत की बात करें। मुसलमान किसी का कोई जन्म किसी का मोहताज नहीं है। ठीक है,
राजीव त्यागी जी कहिए कि वो इंसानियत की बात है और इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ आपसे इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ करे हो। सवाल नहीं है। आप मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो। यू आर नॉट द, वो भी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। आप मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। माफ करना, वो मुसलमानों की बेकार से मुसलमानों की रजा के ऊपर चल रहे हैं। मुसलमानों के वोटों पर वो हुकूमत कर रहे हैं। ठेकेदार होती है सरकार को। बस ठीक है। राजीव त्यागी जी कभी नहीं बोलते। मुझे हमारे मुसलमानों के सम्मान कर रहे हैं, सम्मान राजीव त्यागी साफ करिए कि आप पैरवी किसी कर रहे हैं। आप बीजेपी की पैरवी कर रहे हैं। हम किसी की पैरवी नहीं कर रहे हैं, हम इंसानियत की बात कर रहे हैं। आपको भी सुना, आपने सीधा बात बताई थी, मैंने उसका आपको जवाब दिया है। कारी साहब को भी सुना। आप पहले क्लियर कीजिए। बतौर साहब सुन लीजिए, राजीव त्यागी को सुन लीजिए, वरना पूरे मेरे पर आरोप लगा देंगे कि मैं बोल नहीं दे रहा। आपको पता हो और नाराज हो ना, ये नाराज होकर जाने की आरोप करते हैं। हमें सुन लीजिए इनको। भट्टनागर साहब आप तो घर के हैं, त्यागी जी भी घर के हैं, लेकिन नाराज जल्दी होते हैं। जी त्यागी जी मैं संस्कृत का एक श्लोक पढ़ूंगा पहले। बोलिए। रुचिरणाम वैचित्र्या दक्षकुटलानाम पंतजुषाम नड में को गमस्तजी पय समंडव इव। इसका मतलब ये है कि विभिन्न नदियां, छोटी बड़ी नदियां सब तरह तरह के रास्तों से निकल करके अंत में जाकर के एक समुद्र से मिलती है। ठीक है। इस कायनात में, एक पूरे विश्व में, हमारे पूरी दुनिया में एक ही शक्ति है। उसको आप ईश्वर भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं, जीसस भी कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक देव भी कहते हैं। ठीक है। मेरा मानना यह है कि हम लोग बाग जो है ना, निश्चित रूप से हिंदू और मुस्लिम दोनों पार्टियां, समाजवादी पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी, जिसको मैंने नामांकन पहले भी कर चुका हूं, बहुत झगड़ालू पार्टी, तो ये झगड़ा करा करके, फसाद करा करके वोटों में तब्दील करना चाहते हैं। हमारा मानना यह है कि ये झगड़े और फसाद 21वीं सदी में हम लोगों को बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारा मुल्क बढ़ता हुआ मुल्क है, जिसमें कि 18 से 45 साल के जो लोग बाग हैं, जो नौजवान हैं, करीब 50% है। वो 50% लोग बाग निश्चित रूप से आज रोजगार की तलाश में है। वो लोग बाग बेहतर जीवन की तलाश में, हमें निश्चित रूप से धर्म और जाति से उठना पड़ेगा। भटवाल साहब प्लीज फॉर गॉड सेक, भटवाल साहब आपसे कहना चाहूंगा, धर्म और जाति से ऊपर उठिए। आपके देश को पूरा विश्व देख रहा है, पूरा विश्व चाहता है कि हिंदुस्तान महाशक्ति बने, और उस महाशक्ति को बनाने के लिए हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज को पार्टी साथ बैठ करके महाशक्ति बनाना होगा। चलिए इसके जमाने में आपको कितने दंगे हुए, 100 चूहे मार के बिल्ली हज को चली, वो बता रही कि समाजवादी पार्टी। भटवाल साहब दंगे कभी भी हुए हो, कांग्रेस के काल में हुए हो या क्या नाम भारतीय जनता पार्टी के काल में हो या आपके काल में हुए, मैं उसकी तीव्र भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। दंगों में इंसान मरता है, इंसानियत मरती है, दंगे नहीं होने चाहिए, मेरा मानना है। बस हाँ, ये भटवाल साहब की निंदा, बस ये बात बिल्कुल आप अपना संभालिए। भटवाल साहब बस मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं भाई राजीव त्यागी जी, अब आप कहेंगे मैं पर्सनल हो रहा हूं, मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूं, मैं सामाजिक ही हूं, सार्वजनिक हूं। 1984 में सिख विरोधी जो दंगे हुए, उसके बाद राजीव गांधी जी का एक बयान आया जिसमें कहा गया था कि जो बड़ा पेड़, पूरा मौका देंगे, सुन लीजिए ना, जब बड़ा पेड़ गिरता तो धमक होती है। क्या इस बयान की भी निंदा करेंगे? जी, मैं आप उस बयान के परिप्रेक्ष्य में बता दूं आपको, थोड़ा समय दीजिएगा इसको। 1984 में जब सिख दंगे हुए, उस सिख दंगों के लिए प्रधानमंत्री महोदय मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी खेद प्रकट कर चुके हैं और उस पर माफी मांग चुके हैं। नंबर 1। ठीक है। जो बयान आपने कहा, सवाल यहाँ पर वकार साहब एक मिनट बोल दीजिए प्लीज। जो बयान आपने कहा हिस्ट्री है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं, ये हिस्ट्री में दर्ज है बकायदा। जब राजीव जी ने ये बयान दिया, जब मिसेस गांधी की हत्या हो गई, उसके 21 दिन बाद ये बयान आया है। अच्छा, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट, मैं आपको इसको प्रूव कर सकता हूं कि 21 दिन बाद बयान आया है। तब तो और नहीं आना चाहिए था। जब तक दंगे, जब तक दंगे और नहीं आना चाहिए था, यानी तो आपने पहले मारा है, जब तक सुनिए अतुल जी, जब तक दंगे शांत हो चुके थे, मिलिट्री अपना रोल अदा कर चुकी थी, कहीं भी दंगे नहीं थे। मेरा ये मानना है दंगे कहीं भी हों, चाहे सिखों के विरुद्ध रहे हों, चाहे वो अकलियत के विरुद्ध रहे हों, चाहे वो हिंदुओं के विरुद्ध रहे हों, इस देश को, हमारे देश को दंगों की जरूरत नहीं है। हमारे देश को अमन की जरूरत है, अमन में ही हम लोग सब मिलकर के तरक्की। मैं आपके इस बयान का स्वागत करता हूं। काश राजीव गांधी जी भी आपकी तरह इतने समझदार होते। राजीव गांधी समझदार थे और इतना बड़ा, राजीव गांधी बड़े नेता थे और महबूब लीडर थे। भाई साहब मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं, आप इसमें भी नाराज हो रहे हैं। मैं राजीव गांधी के बारे में बता रहा हूं, तो मैं यही तो बोल रहा हूं, काश इतनी जितना समझदारी भरा बयान आप दे रहे हैं, और 21 दिन बाद बयान आया, उतना समझदारी भरा बयान उन्होंने भी दिया होता तो हम सही ना कर रहे हो बयान था। चलिए खैर, हम जिस राजस्थान के मुद्दे पर बात कर रहे थे, हम उस पर फिर वापस आएंगे।
कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में जो अंतर है वो समग्रता के साथ नहीं है। ये केवल एक घटना हो सकता है, ये घटना आगे ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूं। केवल ये हाथ में मेरे पास 5 पन्नों का फॉर्म है, परिशिष्ट 1 से लेकर परिशिष्ट 5 तक है ये, जिसमें